हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आईएएस जोली चैनल टीवी में आपका स्वागत है। वेलकम। आज मैं बताऊंगा कि यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो है आधुनिक भारत। और हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो है आधुनिक भारत। यूपीएससी की एग्ज़ाम में स्पेक्ट्रम बुक का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डीप कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो उसमें आधुनिक भारत की जो बुक है स्पेक्ट्रम, वो हमको बहुत काम आने वाली है। अगर हम इसको सही से पढ़ेंगे तो हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें हल कर सकते हैं। तो हम आधुनिक भारत के बारे में और इस सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे आधुनिक भारत है, क्या आधुनिक भारत है। और जो स्पेक्ट्रम की बुक है, इसको नॉर्मली पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इतनी बड़ी बुक है और इसको पढ़ना मतलब एक बहुत बड़ा काम होता है, और इसको याद रखना उससे भी बड़ी मुश्किल बात है। तो मैं ये जो सीरीज लेकर आया हूँ, मैं इसमें पूरी स्पेक्ट्रम की बुक कवर करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट कवर करूँगा। मतलब जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने देखे हैं क्वेश्चन यूपीएससी की प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसके बेस पे मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और नहीं समझ में आए तो बता देना। और मैं इसमें थोड़ी-सी टाइपिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उतना चला लेना, ठीक है? देखेंगे, हम हिस्ट्री को जानेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में कहूँ तो हिस्ट्री को रट्टा नहीं मारना है, हिस्ट्री को समझना है। एक कहानी की तरह, एक सीरीज़ की तरह समझेंगे तो हमको आधुनिक भारत की बुक हमको आसानी से याद भी रहेगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल में हल कर सकेंगे और उसको क्रैक कर पाएँगे आसानी से। तो आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। स्पेक्ट्रम का जो पहला टॉपिक है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। हम देखते हैं कि किसी भी चीज़, जैसे कोई चीज़ है, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर जैसे जैसे कोई कानून की बात है, कोई बात है, तो हम देखते हैं कि इसका प्रूफ़ क्या है। असल चीज़ प्रूफ़ है कि कहाँ से इसके स्रोत आए, क्या इसके स्रोत आए। ये पहला चैप्टर बस इसी पे डिपेंड है कि जो हिस्ट्री है आधुनिक भारत कि ये इसके जो आधुनिक भारत कैसे घटा, क्या घटा, कब घटा, इसकी जो पूरी जानकारी है ये कहाँ से इकट्ठा हुई, इसको किसने दिखाया, क्या आधुनिक भारत में ऐसा हुआ था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, और उस टाइम कैसी हालत थी भारतीयों की, अंग्रेज़ों की क्या हालत थी, वो भारत में कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए। ये सारी डिटेल और ये सारे स्रोत जो हिस्ट्री के हमें मिले हैं, वो फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि ये जो सारी जानकारी हम आधुनिक भारत की पढ़ रहे हैं, इसको कहाँ से लाया है, किस बुक से लाया है, किस पत्रिका से लाया है, कैसे पता चला कि ऐसा हुआ था। तो पहले चैप्टर में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट चैप्टर में उतने ज़्यादा यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। मैंने जो जो किताबों के नाम दिया हुआ है इसमें, तो उस पे उसको हमको थोड़ा सा 3-4 बार रिवाइज कर करके भी सुनना है, तो याद रहेगा। बार बार सुनो, याद रह जाएगा। स्टॉप करो, उतना सा नोट कर लेना तो हो जाएगा। सबसे पहले जो स्रोत है, हमको पता है स्रोत में से सबसे अहम मेन जो चीज़ है वो है राजकीय अभिलेख। क्योंकि अहमियत तो गवर्नमेंट दस्तावेज को ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके ऊपर तो सिक्के होते हैं, उसके ऊपर मोहर होती है, वो चीज़ लीगल होती है। तो गवर्नमेंट दस्तावेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर हर चीज़ में गवर्नमेंट दस्तावेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आम बात करें तो किसी का ऑफिस का कार्ड, और हम इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड से लिंक बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आधार कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट वाली चीज़ है। तो जो चीज़ उस टाइम भारत में अंग्रेजी शासन था, उस टाइम भारत में अंग्रेजी और मुगल शासन था, तो आधुनिक भारत में इन दोनों से, और जो जो और भी शासक थे, जो मराठा थे, हैदराबाद था, फिर उसके बाद अवध था, बंगाल था, तो इनसे हमको थोड़ी थोड़ी मिलेगी आधुनिक भारत की झलक। पर सबसे ज्यादा जो झलक मिलेगी, क्योंकि उस टाइम जो राज कर रहा था भारत में वो अंग्रेज थे। अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों में होड़ लगी थी कि अपने आप को बढ़ाना है, अपनी सर्वोच्चता को वो लेकर दुनिया में आगे बढ़े थे। एक ऐसा मानो कि वो दुनिया में राज करने बाहर निकले थे। वो उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा ये घमंड था अपने आप पे, और घमंड था भी, और पढ़े लिखे थे। जब जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी यूरोप में, तो वो पुनर्जागरण ने इनको अपने काम से, अपने धर्म से जो बहुत ज़्यादा कट्टरता थी वो कम हो गई, और अपने काम और अपने जो व्यापार है इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इनको बड़े व्यापार के लिए बड़े जगह की ज़रूरत भी रही।
ये व्यापार के लिए जरूरत थी, मशीनीकरण हुआ था, तो उनके लिए जगह थी। तो ये अंग्रेजों का दस्तावेज थे जो राजकीय अभिलेख में आते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो राजकीय अभिलेख है, अंग्रेजों के दस्तावेज है, इसको हमको ध्यान में रखना है बस। फिर दूसरी बात है अन्य स्रोत। अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं कि उस टाइम, अब अंग्रेज की बात करेंगे तो अब राजकीय अभिलेख के बाद जो मेन चीज आता है सरकारी, सरकार में जो काम कर रहा है, मतलब अंग्रेजी सरकार में काम करे तो अंग्रेज के बारे में ही बात होगी। अंग्रेज सरकार में काम कर रहे थे तो अंग्रेज के बारे में होगी, और अंग्रेज के जो कर्मचारी उनके ऊपर बात होगी कि अंग्रेजों के जो कर्मचारी थे वो रिश्वतखोर थे, सब लोग सबसे ज्यादा रिश्वत वो खाते थे। और वो लोगों ने अपने जीवन साहित्य लिखे। अब जितने भी अंग्रेज आए थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने कुछ अपने जीवन के बारे में लिखा, भारत के बारे में लिखा। जब वो भारत आए, यहाँ पे कैसा यहाँ की कैसी चीजें हैं, जो आधुनिकीकरण हो रहा था भारत में, अभी शुरू हो गया था भारत में। तो वो शुरुआत की जो बातें हैं, उनकी यात्रा वृत्तांत, वो कैसे आए, क्या आए, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कुछ समाचार पत्रिकाएं भी लिखी। कौन लिख रहा है ये अन्य स्रोत? ये अंग्रेजों के बारे में है कि उनके सृजनात्मक साहित्य, पेंटिंग्स है, बस यही बात है इसमें। और पुरालेखीय सामग्री, ऐसी सामग्री जो जो चीजें हमको मिली वो आधुनिक भारत की, दस्तावेज मिले किसी संगठन के, जैसे कोई संगठन था उसके दस्तावेज मिले, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उसके संगठन, राजा राम मोहन राय ने जो संगठन की स्थापना की थी आर्य समाज की, उसके जो दस्तावेज थे, ये सारे दस्तावेज भी तो हमको आधुनिक भारत के बारे में बताते हैं कि इनकी भी क्या सोच थी, इनकी क्या इसमें काम था, इन्होंने क्या योगदान दिया। तो हमको इससे ही पता चलता है कि आधुनिक भारत में किन किन चीजों पे फोकस था। और तीसरा है केंद्र के सरकार के पुरालेख। केंद्र की सरकार के पुरालेख मैंने बताया। अब जैसे केंद्र के सरकार के पुरालेख, वो तो राजकीय अभिलेख अंग्रेजों के पुरालेख थे, जो ब्रिटिश कोई राज से लेकर कंपनी के जो दस्तावेज थे, या केंद्र की सरकार, जब केंद्र में सरकार बनी तो उसके क्या दस्तावेज थे, राज्य के पुरालेख, जब द्वेष शासन आया तो राज्य के भी पुरालेख आए। न्यायिक अभिलेख जब रेगुलेटिंग एक्ट जब आया 1773 में, उसके बाद न्यायालय की स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो उस स्थापना के बाद अब हर केस, कोर्ट अगर झगड़ा होता है, आपसी मतभेद होता है तो कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पे भी दस्तावेज होते हैं, कोर्ट के अलग दस्तावेज होते हैं। और जो प्रकाशित अभिलेख होते हैं, जो जो जैसे हम आजकल वो प्रचार करते हैं कि जैसे वो हमारी गवर्नमेंट निकालती है पत्रिकाएं कि ऐसे ऐसे हमने ये योजना चलाई, हमने ऐसी योजना किया, हमने ऐसा काम किया, तो प्रकाशित अभिलेख उस चीज का है। फिर विदेशी संग्रहालय की पुरालेखीय सामग्री। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के जो भारत के बारे में जो जानकारी है, वो सिर्फ भारत के संग्रहालयों में नहीं है। ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है, वहां पर भी भारत की बहुत सारे ऐसे पुरालेख हैं, खुफिया जानकारी है जो अंग्रेज भारत के लिए लिख के भेजते थे, आज भी वहां पे है। वो हमारे को भारत में लाने नहीं देते, वो पढ़ने नहीं देते, कुछ ऐसी जानकारी है उनके पास। तो हमारे जो पुरालेख हैं आधुनिक भारत के, वो वहां पर भी हैं। और हो सकता है लंदन में है, फ्रांस में भी हो, और जितने देशों ने भारत पे आके, पुर्तगाल में हो, राज करने की कोशिश की, हो सकता है उन होता है उनके वहां पर है। तो जीवन साहित्य, जो मैंने बताया कि जीवन साहित्य तो एक बताता है कि जीवन, खुद के जीवन के साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जीवन साहित्य। क्योंकि जब आदमी, जब जो कोई राजकीय आदमी लिखता है ना, जैसे कोई राजकीय, जैसा हमने पढ़ा कि उसमें जो लिखा था उन्होंने, सरकार ने लिखा था, सरकार के अभिलेख थे। मगर जीवन साहित्य कोई लिखता है आदमी, तो अपने जीवन को रियल लिखता है। वो क्यों फेक लिखेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं वो हो रहा है। तो हमको इससे भी बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। और व्यक्तिगत अभिलेख, तो व्यक्तिगत अभिलेख खुद से लिखा हुआ वही जीवन साहित्य में ही आता है। और ये आगे जो है यात्रा वृत्तांत, हमको इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कि जॉर्ज फॉस्टर, इसने यात्रा वृत्तांत लिखी 1783 में। जॉर्ज फॉस्टर, बेंजामिन हेन ने 1814 में सेवरल टू अर्थ थ्रू वेरियल पार्टर्स ऑफ द पेनिनसुला, इसने यात्रा वृत्तांत लिखी। और जेम्स बेंस ने 1831 में विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध, इसने, जेम्स बेंस ने ना 1831 में ये सिंध की, जो अभी पाकिस्तान के पास है जो हिस्सा, सिंध वाला, तो उसके बारे में जब इसने उसका विजिट किया तो उसके बारे में इसने यात्रा वृत्तांत लिखी। इस नाम को थोड़ा सा हमको जानने की जरूरत है, थोड़ा सा हमको
थोड़ा-सा अगर पढ़ेंगे इसको, ये फर्स्ट चैप्टर में ये जो है ना, यात्रा वृत्तांत है, कुछ बुक्स हैं, ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस में तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं रहते। अलेक्जेंडर बेंस ने 1834 में ट्रैवल्स इनटू बुखारा, मतलब जो बुखारा को उसकी ट्रैवल्स थी, भारत से काबुल तक, उसने लिखी यात्रा वृत्तांत लिखी। सीजेसी डेविडसन, डायरी ऑफ द ट्रैवल्स एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया, जो इंडिया के उसने जो घुमा यात्रा वृत्तांत की, ये तो सारे यात्रा वृत्तांत है। जॉन बटलर ने 1855 में ट्रैवल्स एंड एडवेंचर आसाम प्रांत के बारे में, इन्होंने आसाम प्रांत की इसने यात्रा की और उसके बारे में लिखा। डब्ल्यू एस स्लेमैन, इसने जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, उस टाइम जो अवध राज्य था उसकी इसने जो जर्नी की, उसके यात्रा की उसने, तो उसने उसके बारे में लिखा। तो यहाँ से हमको आधुनिक भारत की मिल रही है कि अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक भारत की झलक को देखा देखा है हमने, देख रहे हैं हम। समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी लिखी गई, और समाचार पत्र और पत्रिकाएं लिखी गई। आपको पता है कि समाचार का काम क्या होता है? तो लोगों तक जानकारी पहुंचाना, लोगों को बारे में बताना, लोगों तक अपनी एक चीज़ों को फैलाना। या तो अच्छी चीज़ भी फैला सकते हैं समाचार के माध्यम से, या तो गलत चीज़ें भी फैलाती है। असल चीज़ जो लोगों की माइंडसेट जो होता है, वो समाचार पत्र और पत्रिकाओं से ही बनता है। आज जैसे मीडिया है, वैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएँ थी उस टाइम। उस टाइम तो था नहीं, टीवी नहीं था उस टाइम, तो टेलीविज़न नहीं था उस टाइम, तो समाचार पत्र और पत्रिकाएँ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक समाज के माइंडसेट को सेट करता है ये, कि कैसी दिशा दिखानी है समाज को, वो सब कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएँ कर सकती हैं। कंपनी के कुछ असंतुष्ट द्वारा ये पहले से ही ये लोग रिश्वतखोर थे सब लोग। फिर उसके बाद ये लोगों ने कंपनी ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 में। फिर इनको जो मिर्ची लगी, ये लोगों को जो कर्मचारी थे, अंग्रेज कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे, उनको जो मिर्ची लगी कि ये हमको रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये जलन में इन्होंने क्या किया, पत्र और पत्रिकाएं चलाई कि कंपनी ऐसी है, ये कर रही है कंपनी, वो कर रही है, मतलब अपनी बात कहने को, अपनी बात रखने को। तो सबसे पहले जेम्स अगस्टस ने, हीके ने 1780 में इसने पहला समाचार पत्र लिखा। समाचार पत्र था बंगाल गज़ट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इसको याद रखना है, ये पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। भारत में पहला समाचार पत्र था ये। और दूसरा है द गज़ट, द कलकत्ता गज़ट 1784 में। फिर उसके बाद द बंगाल जनरल 1785 में, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता म्यूजियम 1785 में, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में, द मद्रास कुरियर 1788 में, द बॉम्बे हेराल्ड जो अभी भी है 1789, जैसे कई प्रकाशित हुए, प्रकाशन प्रकट हुए। हाँ, तो समझ में आया आपको? इसका पहला जो बंगाल गजट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। और 1780 में पहली पत्रिका भारत में किसने किसने जो छापी, जेम्स अगस्टस सीके ने। तो ये नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। अगर प्रीलिम्स की एग्जाम में आप बैठो तो ये दिमाग में क्लिक कर जाए और इसका आंसर हमारे दिमाग में आ जाए कि जेम्स अगस्टस हीके है, ये बंगाल गजट है, पहला पत्रिका, समाचार पत्रिका। हाँ, न्यूज़पेपर पहला जिसने चलाया समझ लो वही है, जेम्स अगस्टस हीके। अगस्त का महीने से नाम आता है इसका, जेम्स अगस्टस हीके। ठीक है। फिर अगली बात है महत्वपूर्ण समाचार पत्र। जब भारतीयों ने भी कुछ समाचार पत्र लिखे, एक प्रेस एक्ट आया था, क्योंकि जो आधुनिकीकरण हुआ था ब्रिटेन के अंदर, वो आधुनिकीकरण, वो अपने थोड़ी बहुत उसकी झलक भारत में भी आ रही थी। तो इसीलिए तो आधुनिक भारत कहते हैं, उसकी झलक भारत में आ रही थी। तो अंग्रेजों ने एक प्रेस एक्ट लेके आया, जो थोड़ी सी छूट दे रहा था कि तुम प्रेस कर सकते हैं, मतलब तुम मीडिया बना सकते हैं, समाचार पत्र लिख सकते हैं, भारतीयों के लिए इतनी छूट है कि तुमको जो मांगे हैं उसको लिख सकते हैं। तो 1835 से 1856 तक ये नीति चली, प्रेस की नीति। तो थोड़ी सी नरम थी कि चलो ठीक है, किसको समाचार पत्र लिखना है तो वो लिख सकता है। मगर भारतीयों ने इसका पूरा फायदा उठाया, और इन भारतीयों में सबसे आगे थे जो निडर पत्रकार जो भारतीय थे, उसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जिन्होंने द हिंदू और स्वदेश मित्रन नामक पहला, उन्होंने समाचार पत्र भारतीय ने लिखा। हाँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और द हिंदू के बारे में तो आपको पता है कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट पेपर है। तो द हिंदू
जी सुब्रमण्यम अय्यर। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये समाचार पत्र थोड़ा-सा हमको इस पे फ़ोकस करना है, क्योंकि मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ कि फ़ोकस करना है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक, क्या है, समाचार पत्र का नाम केसरी है, और मराठी भाषा में निकाली, और मराठा नामक समाचार पत्रिका अंग्रेजी भाषा में निकाली। तो इसको ध्यान देना है, टाइपिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए रियली सॉरी, आपको मैनेज करना होगा। फिर उसके बाद सुधींद्रनाथ बनर्जी ने एक समाचार पत्र निकाला बंगाली। फिर शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार नामक समाचार पत्रिका निकाली। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक नामक समाचार पत्रिका निकाली। तो ये समाचार पत्रिका निकाल रहे हैं। और एन एन सेन ने इंडियन मिरर नामक समाचार पत्रिका निकाली। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्रिका निकाली। जीपी वर्मा ने एडवोकेट द पंजाब, जो एडवोकेट थे, उन्होंने पंजाब में ट्रिब्यूनल एवं अखबार नामक समाचार पत्रिका निकाली। बॉम्बे में इंडू प्रकाशित किया। ये जो दो प्रांत थे उस टाइम, उस समय जो प्रांत थे दो, वहां से इन्होंने समाचार पत्र निकाली। अब विदेशी प्रकाशन, भारतीयों ने सिर्फ भारत में ही समाचार पत्र नहीं निकाले, उन्होंने भारत के बाहर भी जो भारतीय थे, उन्होंने भी अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार थे। ये तो देश में रह के लड़ रहे थे, वो देश के बाहर देश के लिए लड़ रहे थे। तो सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र निकाली, प्रकाशित की उन्होंने। मैडम भिकाजी कामा जो पेरिस में थी, और पेरिस से इन्होंने वंदे मातरम नामक समाचार पत्रिका निकाली। यहाँ पे बंदे हो गया है, वंदे मातरम समाचार पत्रिका निकाली। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में तलवार नामक समाचार पत्रिका निकाली। गोविंद बिहारी लाल ने फ्रांसिस्को जो फ्रांस का जो सिटी है, मेन सिटी, गदर पत्रिका की पत्रिका निकाली। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्रिका निकाली, जो अमेरिका में। समाचार पत्रों का महत्व, आपको तो पता है समाचार पत्र कितना अहमियत रखते हैं। कि एक समाज में जो माइंडसेट सेट होता है किसी के खिलाफ, किसी के साथ, तो वो समाचार पत्र करते हैं। एक समाचार पत्र लिखने वाला अगर सही से अपनी बात लिखे, तो वो लोगों के लिए मिसाल बनती है। निष्पक्षता से अपनी बात रखे, तो वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई समाचार पत्र बायस होकर अपने समाचार पत्र लिखे, तो वो बिल्कुल निरपेक्षता होती है, वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये समाचार पत्रों का जो अहमियत है, ये अहमियत को हमको देखना है कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को, जब दादा भाई नौरोजी जैसे, लोकमान्य तिलक जैसे, जेपी वर्मा जैसे जो नेता है, इन्होंने समाचार पत्रिकाएं निकाली, तो भारतीयों को पता चला कि हमारे साथ भी कोई लड़ने के लिए है। क्योंकि आम भारतीय को ये पता नहीं था कि एक राष्ट्र की इनके अंदर भावना नहीं थी, ये एक राष्ट्र की इनके अंदर सबसे पहले भावना नहीं थी। इनको एकजुट करने में समाचार पत्र का बहुत ज़्यादा अहमियत रही। मौलिक प्रमाण वही मौखिक प्रमाण जो मिले हैं हमको, जो साक्ष्य मिले हैं, वही मौखिक प्रमाण है। और 1800 सन के, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमको 1857 के चित्रों में, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा, जो घोड़ी पे बैठी हुई तलवार लहरा रही हैं और लड़ रही हैं अंग्रेजों से। और जैसे बेगम हजरत महल का भी तुम फोटो देखा होगा आपने, मंगल पांडे का फोटो देखा होगा आपने। और उसके बाद बहादुर शाह जफर और उनके दो बेटों को जो मारा गया, वो भी फोटो, जो चित्रकारी है, उससे हमको उस टाइम क्या घटा, कैसे घटा, एक उसका खाका मिलता है कि भाई उस टाइम कैसे था, क्या था। जो रानी लक्ष्मीबाई का जो वेशभूषा है उसकी कैसी थी, वो बात करने का जो उनका, जो तलवार लहराने का तरीका, घोड़े पे जो बैठी थी, तो इससे हमको 1857 की झलक मिलती है। और 1857 के विद्रोह के बारे में जो लिखा गया है, उन किताबों से हमको आधुनिक भारत की शुरुआत जो हुई, 1857 की क्रांति, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। कालीघाट चित्रकला, जो गिरिजा देवी सीताराम, ये चित्रकला जो है, ये उपन्यास के ऊपर बेस है, कहानी के ऊपर बेस है। कि कुछ कहानियां थी उस समय जो चल रहा था, उसके बारे में कुछ कहानियां लिखी, उसको एक वंश बना के एक कहानी किताब में लिखकर हम हमारे अभी भी उपन्यास कहते हैं इसको, वो उपन्यास अभी भी है, एक रियल लाइफ के ऊपर, ये कैसे घट रहा था उस जमाने में, ये सारी बातें लिखी। तो गिरिजा देवी और राम तीरथ थम्माल ने सबसे पहले जो उपन्यास लिखी, वो मोहनरा रजनी 1931 में इन्होंने लिखी। और दसीकलीन मोसा बलई
ने 1936 में उपन्यास लिखी। प्रेमचंद्र, आपको तो पता ही होंगे प्रेमचंद्र के बारे में, उन्हें रंगभूमि 1924 में लिखी। फिर उसके बाद गोदान 1936 में लिखी, सेवा सदन 1919 में लिखी, प्रेमचरम 1924 में लिखी। फिनीश्वर नाथ रेंकू ने 1921 से 1973 तक महिला आंचल लिखा हिंदी में, और पेन्नालाल पटेल ने मेकलजीत गुजराती में लिखा। भालचंद्र नमाडे कोसला मराठी में लिखा। मेहनती प्रजा उड़ीसा में लिखा। तो ये उपन्यास लिखे। तो हमको आधुनिक भारत की झलक, आधुनिक भारत के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हमको यहाँ भी देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उपन्यास है और पत्रिकाएं हैं और किताबें हैं, इसके ऊपर नज़र कम से कम हम 2-3 बार, कम से कम 5-6 बार तो भी इसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कम से कम एक तो क्वेश्चन आ ही सकता है, तो आ जाए तो प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक तो हमको अगर देखेंगे पेपर में, हमको ऑप्शन में सेलेक्ट करने में आसानी होगी और हमारे दिमाग क्लिक कर जाएगा आसानी से। तो लघु कहानियाँ भी लिखी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये लघु कहानियाँ जो थी, पोस्ट मास्टर थी 1891 में, काबुलीवाला 1892। चित्रकला के बारे में तो आपको पता है, कला स्कूल के बारे में 1857 जो हुआ घटा, जो पूरी क्रांति थी उसके बारे में चित्रकला है, उसके बारे में कहानियां है, उसके बारे में डिटेल है। वो डिटेल भी बहुत सारी बना। और अंग्रेजों ने स्कूल खोला बॉम्बे, कलकत्ता में, मद्रास में, कला स्कूल। जो अपनी सोच, उन अंग्रेजों वाली सोच थी, अंग्रेजों वाली सोच को उन्होंने बढ़ावा दिया। यही कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव, कला पर राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा कि जो कलाकार थे, जो कलाकार, भारतीय कलाकार थे, जो पेंटिंग बनाते थे, चित्रकला बनाते थे, उन्होंने जो 1857 की क्रांति को अपनी चित्रकला में लाया है, ढाला है, उससे भारतीयों में एक एक प्रेरणा उजागर हुई। वो उस चित्रकला को देख के रानी लक्ष्मीबाई, आज भी हमको देख के गर्व होता है कि जब तलवार लहरा के लड़ रही थी, तो उसका फोटो देखते हैं तो ये राष्ट्रवाद का प्रभाव हम पे है। इसवी स्पेक्ट्रम में हमारा दूसरा अध्याय है आधुनिक भारत की इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। हमने देखा होगा कि जो इतिहास लिखते हैं ना, उनकी सोच एक जैसी नहीं होती। अब भगत सिंह को ले ले, अगर भगत सिंह के बारे में अंग्रेजों से पूछा जाए, अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें देखा जाए, तो अंग्रेज उनको एक देशद्रोही घोषित करते हैं। मगर अगर भारतीय दस्तावेज में सही तरीके से देखा जाए तो उनका एक देश प्रेम था, जो देश के लिए अपनी जान भी निछावर की। तो ये डिफरेंस होता है। और आधुनिक भारत का जो स्पेक्ट्रम का दूसरा चैप्टर है, ये यही बोल रहा है कि कुछ सोच है, कुछ स्कूल है, कुछ दिमाग है, हिस्ट्री को अपने नज़रिए से देखते हैं कि क्या थी हिस्ट्री, इसको अपने नज़रिए से, अपने माइंड से देखना ही ये उपागम, प्रमुख उपागम थे। क्या उनका माइंडसेट था? अंग्रेज अगर लिख रहे हैं, इतिहास को देख रहे हैं, तो उनका माइंडसेट क्या था? भारतीय देख रहे हैं तो उनका माइंडसेट क्या था? अगर कोई तीसरा आदमी इसको देख रहा है तो उनका क्या था? अगर भारत में भी अलग अलग जो चरम थे, कोई धर्म के नाम पर देख रहा है तो उनका क्या सोच थी? तो इस उपागम को इस चैप्टर में रखा गया। इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर नहीं है कि यूपीएससी के एग्जाम में, मैंने देखा इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो बस हमको मोटा-मोटा इसको समझना है, हमको स्किप नहीं करना है। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएँ, मेंस में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो हमको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। उपनिवेशिक उपागम है, राष्ट्रवादी उपागम है, मार्क्सवादी उपागम है और अधीनस्थ उपागम, ये 4 इम्पोर्टेंट उपागम हैं। फिर उसके बाद संप्रवादी और कैम्ब्रिज इसमें जॉइन होते हैं बस। 4 उपागम है कि एक सोच है, ये कोई टाइप्स नहीं है, ये एक सोच है, इनकी सोच कैसी थी। तो ये 4 सोच इम्पोर्टेंट है। फिर उसके साथ 2 जॉइन होते हैं, तो हम देखेंगे उपागम क्या चीज़। औपनिवेशिक उपागम या उपनिवेशिक सोच, हमको उपागम का मीन्स एक सोच, एक सेट है इनका, जो जेम्स मिल और मोन्टेस्क्यू ऐसा लोग टॉप पे हैं। जो लोग उच्च जाति के और अंग्रेज हैं, वो लोग छोटी जाति वालों को दबाते हैं, उनको उनको परेशान करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ये सोच किसने रखी? रंजीत गुहा ने प्रकाशित की। और संप्रदाय उपागम, इसका ये बाद में जो, ये पहले नहीं था, ये स्कूल, ये सोच नहीं थी। इसने एक नई रूप दे दिया बात को। उसने कहा कि ये जो संघर्ष था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच था, बल्कि ये तो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष था। तो यहाँ पे ये इनकी सोच दिखती है। ये सही गलत हमको बताना नहीं है, इसमें इनकी सोच के बारे में देखना है कि हिस्ट्री को लोग किस नजरिए से देखते हैं।
जैसे मैंने भगत सिंह का एग्ज़ाम्पल दिया था, अंग्रेज़ों की नज़र क्या है और हमारी नज़र में वो एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी हैं। उनकी कुर्बानी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, देश से मोहब्बत करने का, देश से प्यार करने का। कैम्ब्रिज स्कूल के बाद अब एक कैम्ब्रिज स्कूल जो एक की जो थी उसने फांसी कर दी। उसने क्या बोला क्या उसने बोला ब्रिटिश शासकों से मतलब जो ब्रिटेन यहाँ पे जो राज कर रहा था उनसे फायदा उठाने के लिए जो है भारतीय आपस में लड़ते थे कि हम फायदा उठाएंगे हम फायदा उठाएंगे ऐसा। तो ये इनकी सोच है, इसमें कोई बात नहीं है, उनकी सोच थी, जैसी उनकी सोच है जैसी वैसी उनकी बातें हैं। उदारवादी और न उदारवादी व्याख्या। तो ये उदारवादी जो कुछ नेता थे जो भारतीय है इसमें ब्रिटिश भी थे। तो इनका नरम नीति थी भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए। ये कहते थे भारतीयों का विकास करेंगे ब्रिटिश वाले। वो वैसे पढ़े लिखे थे ब्रिटेन वाले, तो उनको ऐसा लगता था कि वो भारतीयों का विकास करेंगे। यही बात का अहम योगदान है क्योंकि जो पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें 50% जो पॉपुलेशन है। अगर बात अगर समाज की हो रही है तो बिल्कुल अ, नारी की भी बात होनी चाहिए। तो इन्होंने बी आर नंदा ने इंडियन वुमन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी नामक एक बुक लिखी, पत्रिका लिखी। पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमन 1880 में ये इन्होंने लिटरेचर इन्होंने द पोजिशन ऑफ द वुमन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिकल फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिकल टाइम्स टू द प्रेजेंट। उन्होंने 1938 में ये किताब लिखी। तो इसको थोड़ा सा हमको बस नज़र में रखना है, क्योंकि अगर बाय चांस अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में तो हमको एक क्लिक कर जाए। तो हम देखेंगे अगला चैप्टर अभी।